बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई। हुकूमत चाहती थी मामला किसी तरह लटक जाए, जितना अरसा हो सके हम इसको आगे ले जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। ना सिर्फ यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया, बल्कि कल ही सुना दिया जाएगा। ज्यादा अरसा नहीं लगना, फैसला आ जाना है। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आखिर में जो रिमार्क्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हैं, वो बड़ा वाज़ेह कर रहे हैं कि आज की कार्रवाई या इससे पहले जिस तरह से कार्रवाई हुकूमत ने चलाने की कोशिश की या उसके इदारों ने कोशिश की, उसमें नजर आ रहा है कि वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई वजह नहीं बताई जा सकी इलेक्शन के इल्तवा की, इलेक्शन के डिले की, इलेक्शन ना करवाने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। बहुत ज्यादा मौका दिया गया, लेकिन कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोर्ट में जब चीफ जस्टिस ने बात कह दी और सारी दुनिया ने रिपोर्ट किया है। हाँ, जो हामी मीडिया पीडीएम का वो कुछ और ही रंग देने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में मैं आपको हकीकत भी बताऊंगा। मगर अब कल फैसला आ जाना है और फैसला तो महफूज हो गया, मगर हुकूमत गैर महफूज हो गई है। और आप इससे अंदाजा लगाएं कि हुकूमत कितनी गैर महफूज है। आप इनके चेहरे देखें और पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर होने वाली जो हमलावर तकरीरें हैं वो सुन लें। बाकायदा हमला किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पर। इसीलिए सीनियर वकलाए कह रहे हैं कि हमने अभी भी सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करनी है। जिस तरह से आज वकला इकट्ठे हुए थे, इसी तरह से आइन में वाज़ेह दर्ज है कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात नहीं की जा सकती। कौमी असम्बली में जजेस के हवाले से उनको मिलाइन करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए, जब एक केस भी चल रहा हो, लेकिन ये सब कुछ किया जा रहा है। अब यहां जब अदालत में दलाइल की बारी आई तो कोई दलील नहीं थी। अब उसका गुस्सा, उसका गम, उसका अफसोस वहां पर यानी असम्बली के अंदर निकाला जा रहा है। जो आपने बात करनी थी यहां करते ना, कोई बात नहीं थी करने को। समझ नहीं आ रही थी कहना क्या है। हर बात इनकी पकड़ी जा रही थी, हर झूठ पकड़ा जा रहा था, हर जो बहाना बना रहे थे वो झूठा साबित हो रहा था। 3-4 बड़ी मेन चीजें आज साबित हुई। पहली यह कि हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, बुखलाए हुए थे। पहले इन्होंने कहा कि जी हम तो अदम एतमाद करते हैं, बायकॉट करते हैं। इसका 3 दिन से चर्चा हुआ था, एलामिया भी आ चुका था। जब समाप्त शुरू हुई तो पहली चीज यही हुई कि जब फारूक नाइक साहब ने बात करना चाही तो उस पर जजेस ने कहा कि आपने तो अदम इत्मीनाद कर दिया है। और अटॉर्नी जनरल की खैर दरखास्त भी ये थी कि जी ये बेंच ही ना केस सुने। तो बहरहाल जब उनसे कहा गया आप पार्टी की हैसियत में पेश हुए हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो बायकॉट कर रहे हैं और वो अदम इत्मीनाद का इज़हार करते हैं। जब आपको इत्मीनाद ही नहीं है, आप बायकॉट ही कर रहे हैं, आपको जजेस पर एतबार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर एतबार नहीं है, तो फिर बात आपकी किस लिए हम सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी देखें वो तो नहीं, मैं तो पेश हो रहा हूं, मैंने तो कोई नहीं बायकॉट किया। वो कहते जी आप खुद से तो नहीं जाती हैसियत पे पेश हो रहे हैं, आप तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने बायकॉट नहीं किया, क्योंकि खबरें चल रही हैं तमाम, उन्होंने कहा जी जो इनका ट्विटर का ऑफिशियल हैंडल है PMLN का, उससे अमले ने निकाल कर दिखा दिया, एलामिया सामने आ गया, उसकी जरा जुबान तो देखें क्या है। तो अगर आपने बायकॉट या अदम इत्मीनाद का इज़हार नहीं किया तो लिख कर दे दें। अच्छा, अब तब तक बैठ जाएं, आप पता कर लें। उस पर चुप करके बैठ के बाद में भी जब आए तो बड़ी कोशिश की। अकरम शेख साहब ने नून लीग की तरफ से, फारूक नाइक ने पीपल्स पार्टी की तरफ से, कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा जी मैं गवर्नर का भी था, मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी था, तो मैं अब जनाब वो उस तरफ से आ रहा हूं। लेकिन बहरहाल तो अब तीनों को इसलिए नहीं सुना गया कि अदम इत्मीनाद का इज़हार था, ट्रायल ही नहीं कर सके। अच्छा, अटॉर्नी जनरल को सारा दिन सुना गया, वो भी तो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो क्या करते हैं कि पहले आते हैं और कहते हैं जी वही कि जी ये केस ना सुने, वो कि जी ये तो केस है जो सुओ मोटो का है, वो तो कभी काजी फैसल साहब का हवाला दे रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे कि ना सुने, ये 9 का फैसला उस बहस में जा रहे थे। तो जजेस ने पूछा कि आप कहना क्या, क्योंकि वो कह रहे थे कि जी फुल कोर्ट बना दें। तो जजेस ने कहा आप पहले बताएं आप क्या कह रहे हैं। आप इस बेंच के सामने केस ही नहीं लगवाना चाहते, आप कहते हैं कि जी ये सुने ही ना, एतमाद ही नहीं है, आप समझते हैं कि ये सो मोटो ही नहीं बनता, क्या आप फुल कोर्ट का चाहते हैं। कभी आप कहते हैं 6 जजेस आ जाएं, तो वो आए बाएं आए जी नहीं ये तो ना सुने, अदालत सुने ही ना। अच्छा ये ना सुने तो जी फिर या आप फिर बायकॉट करें। नहीं नहीं वो तो हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है जी, नहीं हुकूमतें बायकॉट नहीं किया करती हैं। अच्छा जब बायकॉट नहीं करती तो फिर आप दलाइल दें। अच्छा दलाइल भी देते रहे, फिर कभी फुल कोर्ट की बात करते रहे। उस पर भी चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जी जो जजेस अपना फैसला दे चुके हैं, अलहदा हो चुके हैं, किस तरह से आप उस फुल कोर्ट की बात कैसे करते हैं।
तो तमाम जजेस का एक सेशन जरूर बुलाया जा सकता है, लेकिन फुल कोर्ट का मामला नहीं हो सकता, यह भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया। एक ये चीज़ हो गई। इसके साथ आप ये देखें कि जो अंदर सेक्रेटरी दिफा या डिप्टी सेक्रेटरी ख़जाना जो पेश हुए हैं, उन्होंने जिस तरह की रिपोर्ट्स दी हैं, जो कहा गया कि जी आप लिख कर दे दें, उसमें तो ये साबित करें, वो हुकूमत खुद कह रही है कि जी पाकिस्तान, हुकूमत कह रही है, उसके इदारे कह रहे हैं, सेक्रेटरी साहब जो वहाँ पेश कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि जी हाँ जी पंजाब में उन्होंने कहा खतरनाक सूरत, जी बिल्कुल पंजाब में खतरनाक सूरत हाल है, आप सोचें ज़रा। और उनकी रिपोर्ट, उनके कहने का मतलब दोनों का है, उसका मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक फेल्ड स्टेट है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है कि किसी भी तरह से आप कोई इलेक्शन करवा सकें। ये बनाना रिपब्लिक से भी आगे गुजर गया हुआ है, मुल्क बिल्कुल तबाही है, सिक्योरिटी नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। अब सोचें, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर ख़राब है कि यहाँ पर आइन पर अमल दरामद भी नहीं हो सकता। ये मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान में। तो इतनी खौफनाक तस्वीरें दिखाई है कि हमने तो मुल्क तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो हुकूमत का एतराफ़ है। यही बात नहीं रुकती, खजाने के हवाले से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 20 अरब रुपया नहीं बचा, 20 अरब रुपया। एक तरफ कहते हैं 500 अरब रुपया हमने सिर्फ फरवरी के महीने में टैक्स कलेक्ट किया है, सिर्फ एक महीने में 500 अरब रुपए का टैक्स। और इसमें असद उमर साहब भी आए, उन्होंने भी कहा जी 9,000 का बजट का है और उसमें 5,700 अरब रुपए खर्च हो चुका है, उसका उन्होंने हवाला दिया। तो 20 अरब रुपया, और ये IMF की भी कोई मामला नहीं आते। उन्होंने कहा अच्छा, ये भी बात हुई कि जब उन्होंने कहा कि जी सेक्रेटरी दिफा ने कहा कुछ चीज़ें हैं वो सीक्रेट हैं, इन कैमरा हम दे सकते हैं, ओपन ना कीजिए। उन्होंने कहा जी आप लिख कर दे दें तो ठीक है। इसी तरह सेक्रेटरी खजाना से, डिप्टी सेक्रेटरी खजाना से पूछा गया, अच्छा ये मैं बता दूं, सेक्रेटरी दिफा थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमुदुज़्ज़मान या हमुदुर्रहमान, उनकी तरफ से कहा गया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमुदुज़्ज़मान साहब की तरफ से, कि मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब हैं, पंजाब के तो पूछे ही ना, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ओहो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं बची, अमन अमान, सिक्योरिटी, कानून कुछ नहीं है कि आइन की बात ना करें आप, अमल ही नहीं हो सकता आइन पर कि इलेक्शन हो सके। खैर अच्छा, अब ये सेक्रेटरी खजाना साहब जो हैं उनके हवाले से भी आप देख लें कि जी 20 अरब रुपया ही नहीं है, तो वो इस तरह की बात करते हैं। तो उनसे भी पूछा गया कि आप भी क्या लिख कर देना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट मामला है? उन्होंने कहा हाँ जी कुछ ऐसा ही है। अब देखें ना, खजाना के मामले भी सीक्रेट हैं जी, वो IMF के मामला हैं उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा अच्छा चले देख लेते हैं। तो IMF की भी कोई ऐसी शर्त नहीं है, IMF की तरफ से जवाब भी आ चुका है जी हमने कोई इलेक्शन से नहीं रोका, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो मैं शुरू में अर्ज कर रहा हूं ना कि मीडिया का प्रोपेगेंडा कैसे हो रहा था, उसमें कहा जी हुकूमती जमातों को सुनने से इनकार कर दिया चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान ने, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती वकला को सुनने से इनकार कर दिया। पूरी बात नहीं बताई कि उनको सुना, उनसे कहा जी आपने बायकॉट किया है, आपने अदम इत्मीनाद का इजहार किया है, आप बात करना चाहते हैं तो आप लिख कर दे दें कि आप अदालत को मानते हैं, आप अदम इत्मीनाद या बायकॉट नहीं कर रहे, आप लिख कर दे दें। वो उन्होंने नहीं किया, उनको सारा दिन मौका दिया गया, उन्होंने ये काम नहीं किया। और तब जाकर जी अब एतबार ही नहीं है, आप कहते हैं अदालत को मानते ही नहीं है इसको, तो फिर हम सुने कैसे? एक अदालत को मानते ही नहीं, आप कह चुके हैं हमने फैसला नहीं मानना। वहां दूसरा पार्लियामानी इजलास हो रहा था जहां शहबाज शरीफ साहब का मुंह लटका हुआ, तो कहते थे जी रियासत बचाने आए थे, सियासत तबाह हो गई हमारी, तो वो यही रोना रो रहे थे। मरीम औरंगजेब साहिबा जो है उनका चेहरा लटका हुआ, उतरा हुआ था। और मैं देख रहा था मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दिया जी अब 2018 नहीं है, अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, अब तो इसका रिएक्शन आएगा, इसका रद्देमल आएगा, ये जो कर रहे हैं जजेस छोड़ेंगे नहीं। वो तो बिल्कुल धमका रही है ना, वो उसी पर है, तो लिहाजा कर लें शौक पर, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियां तो मंगवा ली गई थी। बख्तरबंद गाड़ी रिपोर्ट हुई है आज समात में, बख्तरबंद गाड़ी भी थी, खारदार तारें भी थी, पुलिस FC रेंजर्स भी थी, वो वैन्स भी थी, हर तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम भी था, वो भी मामला साथ चल रहा था। खैर फिर वो चंद लोग भी आ गए, वो नून लीग के मियां नवाज शरीफ के नारे लगा रहे थे, वो समझ नहीं आई वो क्या थे, किधर से आए, कौन थे, नून लीग के थे, क्या थे, वो नारे भी लगते थे। तो ये जनाब ओवरऑल सूरत हाल आज रही है। फैसला यूं कहिए कि बस 24 घंटे के अंदर शायद कल तक का कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अब मामला आगे जाता नजर नहीं आ रहा। हाँ, रात तक का इनके पास वक्त है, इन्होंने जो हमला करना है वो ये कर ले, कल फैसला आ जाना है। और अभी भी जो अभी तक खबरें हैं मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वो यही है कि कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया जाए। अभी भी ये खिचड़ी पक रही है, लेकिन मायूस हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ऐसी भी बात हो सकती है कि कहीं आखिरी पार्लियामानी इजलास तो नहीं था नून लीग का, बोरिया बिस्तरा गोल करने की भी बात हो रही है, तो इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है, इख्तियार से चिमटे रहना है, जाना है, क्या करना है, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। अच्छा,
अब जब ये चीज रिपोर्ट हुई जियो पर, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार कर दिया। तो अवैस अमीन साहब सीनियर सहाफी हैं, एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं, वो लिखते हैं आपके पूरी खबर, आपके क्लाइंट बेंच पर अदम इत्मीनाद कर चुके। आपने अपने क्लाइंट से पूछा है कि इन्हें बेंच पर इत्मीनाद है। चीफ जस्टिस का नून लीग पीपीपी जेयूआई के वकला से मुकालमा, वकला की जानिब से बेंच पर इत्मीनाद की तहरीरी यकीन दहानी न करवाने पर इन्हें दलाइल देने की इजाजत ना दी गई। यह है पूरी खबर। और अटॉर्नी जनरल किसके दलाइल दे रहे थे? और ऊपर से इरफान कादिर साहब, उनकी भी समझ नहीं है। पहले हुकूमत में थे, काबीना का हिस्सा थे, फिर उन्होंने इस्तीफा देकर इलेक्शन कमीशन की तरफ गए, कुछ समझ नहीं आ रही थी। इलेक्शन कमीशन के वकील अलग से भी बात कर चुके हैं। अब इरफान कादिर ने भी बात की, उन्होंने भी अपने दलाइल दे दिए। जो भी उन्होंने कहना था कि जी वही ये 9 का मामला है, 9 जजेस थे जी, ये 6 जजेस थे, ये फलां थे, कोई 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से कोई बात ही नहीं की, कोई इस तरह की बात उनकी तरफ से नहीं हुई। तो यही कुछ होता रहा बस, कि किस तरह से वक्त दे दें, अभी जनाब रुक जाएं, अभी कोई फैसला ना करें, अभी समाप्त ना करें। रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी, चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने बताया। और इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना होता है। हुकूमत और दीगर फ़रीक़ैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली, सही तरह असिस्ट ही नहीं किया गया। हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी ही नहीं जाहिर की कि इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहती हुकूमत, बात ही खत्म हो गई, बाकी क्या होना है। और एक और बड़ी अच्छी दलील जो चीफ जस्टिस ने एक बात कही कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट की तख्लील पर काजी फाइज ईसा के फैसले का हवाला देते हुए कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच से पहले ही अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। नतीजतन फैसले के मुंसिफ जज काजी फाइज ईसा भी बेंच में शामिल नहीं होंगे। तो फिर अब देख लेना, जब ये 2 जज बेंच में शामिल नहीं हो सकते, बाकी क्या रहेगा? जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले इसका फैसला जज साहब को खुद करना है, वो करेंगे जनाब, वो शामिल होना चाहते नहीं होते, आप छोड़ दें जी उन पर। इसमें काजी फाइसा साहब के हवाले से जब बात होती रही ना, तो उन्होंने कहा कि जी वो मिलना चाहिए उनसे बात। उन्होंने कहा जी परसों ही मुलाकात हुई है काजी फाइसा से, चीफ जस्टिस ने कहा, और उनसे भी बात हुई कि जी आपने 1 मैन शो का जिक्र किया है, 1 मैन शो का। तो वो क्या, उन्होंने कहा कि जी साथ ही काजी फाइसा ने कहा जी वो मैंने ऐसी बात की थी, आपके हवाले से नहीं की। ये बाकायदा अल्फाज हैं। जस्टिस काजी फाइसा से पूछा था 1 मैन शो किसको कहा? चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा अमूमी बात की, आपको नहीं कहा था। चीफ जस्टिस ने यह कहा। माहौल पूरे मुल्क की तरह अदालत और बाहर खराब है, चीफ जस्टिस ने कहा। फिर जिस तरह की तजावीज़ दी जा रही थी जी, तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप जो है आपने जो भी यानी बात करनी है, कुछ ऐसी बातें भी हुई जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह की तजवीज़ अदालत को कभी ना दें, यानी कुछ अजीबोगरीब बातें की जाने लगी। तो ये भी कहा गया माहौल ठंडा करने में अटॉर्नी जनरल ने मदद नहीं की, ये इशू पार्लियामेंट को खुद हल करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर जो हैं उन्होंने भी कहा जी मैं बस पहले कहा कि मुझे 15 सेकंड चाहिए, उस पर भी कहा जी 3 मिनट से आप 15 सेकंड में आ गए हैं, कितना वक्त चाहिए? उन्होंने कहा जी फिर 30 मिनट की उन्होंने बात की। तो इस तरह से होता रहा। अब सबको सुन लिया गया है, कोई बात रह नहीं गई, और अब सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि फैसला आने की देर है, और उसके बाद फिर मामला इलेक्शन की तरफ जाता नज़र आ रहा है, क्योंकि रिमार्क्स बड़े वाज़े हैं। बहुत से लोग खदशात का इजहार करते हैं अपनी सतह पर कि जी कुछ भी फैसला आ सकता है। यकीनन जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या फ़ैसला देती है कि बाकी जी 8 अक्टूबर की तारीख जो इलेक्शन कमीशन ने दी है वो ठीक है, या इसके खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं कि जी इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। 30 अप्रैल की तारीख इलेक्शन कमीशन दे चुका था, उसने शेड्यूल कैसे आगे कर दिया। ये बात भी हुई है कि किस तरह तारीख खुद से नहीं तब्दील कर सकता इलेक्शन कमीशन, वो उसने किस तरह किया। तो कोई भी वकील जो है, चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, हुकूमत का हो, वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। ये आखिर में जो क्लोजिंग रिमार्क्स कहें वो यही है, और उसी से पता लग रहा है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये सवाल पूछती रही है, इसका कोई जवाब नहीं आ सका। और ये भी कहा गया कि जी रकम का जो है वो 5% कटौती अगर की जाए तनख्वाहों में तो हो सकता है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, पैसे भी रेंज हो सकते हैं। सिक्योरिटी का भी बता दिया गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि यहाँ तक हुआ कि फिर एयरफोर्स से और नेवी से सिक्योरिटी मांगी जा सकती है अगर जो आर्मी के जवान हैं वो कहीं और ज़्यादा मसरूफ़ हैं, ज़रा बॉर्डर भी है, दीगर भी है, तो इसलिए उनको भी बुलाया जा सकता है, तो रास्ता निकल सकता है। अच्छा, पूरी तफसील है, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं सिर्फ आपको जो आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात की है उस पर लाना चाह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि इसे इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार कहाँ से मिला अली ज़फ़र। उन्होंने कहा जी ये नहीं बता रहे कि ये कैसे उन्होंने मुलतवी कर दिया, आगे कैसे ले गए, इनको इख्तियार कैसे मिला। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे हालात भी हो सकते हैं जब इंतखाबात मुलतवी हो सकें। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी
हो सके। इंतखाबात की राह में हाल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया कि आखिर क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से आप नहीं करवा रहे इलेक्शन, कोई नहीं बताया गया। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना होता है, हुकूमत दीगर फरीकैन की दुरुस्त मामलत नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी ही नहीं जाहिर की, वो इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहती हुकूमत। माजी में अदालत असम्बली की तहलील का कदम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे, मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी। बताया जस्टिस सुमरता बंदाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। तरक्याती बजट की काफ़ी रकम खर्च हो चुकी है, आपको इस हवाले से वजाहत देना होगी, अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इलेक्शन में बदमजगी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था। आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं, मुज़ाकरात के ऑप्शन का कोई जवाब नहीं आया। लोग कहते हैं आइन से बालातर हैं, यानी लोग कहते हैं कि वो खुद को आइन से बालातर समझते हैं, आइन से बालातर हैं। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं, मनपसंद जजेस हों ये चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी ने ऐसा नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस वाली बात आपने और इरफान कादिर ने की, अदालत ने बात सुनी, इस पर रद्दमल नहीं देंगे। पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं, बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक आईनी दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो अब कल सुनाया जाएगा। तो जनाब ये मुकम्मल जो अहम तरीन पॉइंट्स थे मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अब आप देखिएगा कि हुकूमत अब रात फिर वही बंद कमरों में पूरी साजिशें तैयार करने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर ये नाकाम होगी, क्योंकि उसके हवाले से मेरे पास दलील और सबूत यह है कि पिछले 11 महीने आप देख लें, इनकी तमाम साजिशें नाकाम हुई हैं। और उसकी वजह यह है कि आवाम से भाग रहे हैं, ये आइन से भाग रहे हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और जब आप खिलाफ आइन खिलाफ कानून चलेंगे, लोगों की उमंगों के खिलाफ चल रहे होंगे, ड्रामेबाजी कर रहे होंगे, झूठ का सहारा ले रहे होंगे, तो फिर शिकस्त ही मुकद्दर होगी। अल्लाह हाफिज़।